नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अवलोकन में। हम लोग क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी मैथ बुक्स का सॉल्व स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जब क्लास 10th में आप होते हैं तो बहुत से क्लासेस कोचिंग्स करते हैं और इन सब क्लासेस कोचिंग्स करने के बावजूद भी आपकी समस्या होती है कि कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन से भी जाके आप हमारे ज्ञान अवलोकन एप्लीकेशन से आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें इसका विस्तार से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जब वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो इसके पहले थोड़े कंसेप्ट को समझ लेते हैं। वास्तविक संख्याओं के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्नावली 1.1 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जाके हम लोग प्रश्नावली 1.1 से शुरू करेंगे। तो पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ समझ लेते हैं। क्लास 10th का मैथमेटिक्स, ये एनसीईआरटी का हिंदी में सॉल्व है। कंप्लीट हिंदी में सॉल्व मिलेगा आपको एनसीईआरटी का। ठीक है, हमारा पहला है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं को स्टार्ट करने से पहले हम लोग संख्याएं पढ़ लेते हैं एक बार। जो हमारी संख्याएं होती हैं वह दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। जो काल्पनिक संख्याएं हैं वो हम लोगों को 10th में नहीं पढ़ना है। जब आप 11th में जाएंगे और मैथ लेंगे तो ये आपको पढ़ना है। 10th में नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, तो जब इसको नहीं पढ़ना है तो इसके बारे में डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा हम लोगों को नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। जो वास्तविक संख्याएं होती है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम लोग देखते हैं ये कितने प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याओं का जो पहला प्रकार है वह है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अगला जो है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट जो हम लोग का है पूर्णांक। उसके बाद जो हम लोग को इसमें पढ़ना है वह है परिमेय संख्या और एक है
अपरिमेय संख्या। यानी कि जो हमारी संख्याएं होती है दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या हम लोग को 10th में पढ़ना नहीं है, ये हम लोग को 11th में पढ़ना है। जो वास्तविक संख्या होती है ये हम लोगों को 10th में पढ़ना है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि हमें आगे पढ़ने में और समझने में आसानी हो। जो वास्तविक संख्याएं होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक है, चौथा परिमेय संख्या और पांचवा अपरिमेय संख्या है। अब इन संख्याओं के बारे में पहले आप पढ़ाई कर चुके होंगे, फिर भी एक थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग ताकि हम लोगों को और आसानी हो जाए आगे पढ़ने में। पहला है प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं और n से प्रदर्शित करते हैं इसे। नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 2, 3, ये आपका अनलिमिटेड तक जाता है। ये हमारा 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इसको कंटिन्यू काउंट कर सकते हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा जो होता है वह है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, यानी W होल नंबर इसको बोलते हैं। ये हमारा 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये कंटिन्यू बढ़ते चला जाता है। यानी जो प्राकृतिक संख्या होता है वो 1, 2, 3 ऐसे 1 से स्टार्ट होता है। जो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा हमारा तीसरा है पूर्णांक। तीसरा है हमारा पूर्णांक, इसे हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Z से। यह हमारा दोनों तरफ चलता है, यानी 0 हमारा एक हो गया, ये धनात्मक भी होता है 1, 2, 3, 4, ये आपका अनलिमिटेड जाएगा, और ये ऋणात्मक भी होता है यानी कि -1, -2, -3। यानी कि हम इसको 0 के बाद भी ले सकते हैं धनात्मक में, और 0 के पहले यानी ऋणात्मक में भी इसको हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो हमारा है, पहले तो इसमें संख्या में हम लोग प्राकृतिक संख्या देखें जो कि 1 से स्टार्ट होता है। आप लोग पहले भी इस चीज़ को पढ़ाई कर चुके होंगे। दूसरा हमारा पूर्ण संख्या है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, और तीसरा हमारा पूर्णांक है जो कि 0 के पहले भी और 0 के बाद भी होता है। उसके बाद हमारा जो है वो होता है परिमेय संख्या, यानी जो हमारा चौथा है वह है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमेशा हमारा P/Q के रूप में होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा परिमेय संख्या को, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो हमारा परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में होता है, जहाँ पे Q कभी भी इक्वल 0 के नहीं होता है। P/Q होता है, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, न बराबर होगा ना इससे कम होगा। यानी जो Q होगा हमेशा 0 के ऊपर ही होगा। इसके अलावा जो P और Q है, इनका जब HCF निकालेंगे, यानी HCF P और Q का जब निकालेंगे तो ये हमेशा 1 आना चाहिए। पहला तो शर्त ये हो गया कि ये जो है P/Q के रूप में होता है। पहला शर्त इसका है कि ये हमेशा P/Q के रूप में होगा। दूसरा, ये कभी भी 0 के Q इसका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और तीसरा है कि जो इसका HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। इसके अलावा एक और भी इसमें है कि P और Q
पूर्णांक होते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा समझने में। जैसे कि अगर पूछ देता है कि ज़ीरो क्या है हमारा पूर्णांक, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, जो हमारा ज़ीरो है वह परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हमारा ज़ीरो जो है परिमेय संख्या है। परंतु अगर ये पूछ दे कि 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये परिमेय संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जो हमारा q है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो 1/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसके अलावा लेते हैं हम लोग, अगर हमारा दे देता है 3/9, अगर 3/9 दे दिया तो ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 का और 9 का हम ये HCF निकालते हैं तो ये कभी भी 1 नहीं आएगा। इसका HCF कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर इसका सरलतम रूप ले लेते हैं हम, 3/9 का 3 से काटेंगे तो 1 टाइम में, 3 से काटेंगे तो 3 टाइम में, यानी 1/3 में। अगर इसी का सरलतम रूप लेते हैं तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक बार फिर से परिमेय संख्या को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है और इसमें पढ़ना भी है। जैसे परिमेय संख्या हमारा p/q के रूप में होता है, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इनका जो HCF है p और q का 1 होना चाहिए, और p और q पूर्णांक होते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल में हम लोग लिए 0 क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। वहीं अगर हमारा रूप दे देता है 3/9, तो ये परिमेय संख्या 3/9 नहीं है। वहीं इसका सरलतम रूप लेते हैं हम, तो ये 1/3 आएगा, और 1/3 आएगा तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं अगला अपरिमेय संख्या, जो हमारा 5वां था, अपरिमेय संख्या। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय संख्या नहीं है, वह हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। या फिर हम ये कहें, कोई भी अभाज्य संख्या का अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर ले लेते हैं कुछ हम लोग, तो √2, क्योंकि 2 हमारा अभाज्य है, तो √2, √5, √7, √3, √11, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब सवाल ये रहा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दीजिएगा। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में बस समझा देते हैं कि भाज्य संख्या वह होती है जो 2 से ज़्यादा संख्या से कटे, और अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल 2 संख्या से कटे। अब ये 2 संख्या से केवल कटे, मतलब कि या तो स्वयं से या 1 से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर। और भाज्य संख्या वो होता है जो 2 से ज़्यादा संख्या से कटे, यानी कि एक तो वो स्वयं से कट रहा है, दूसरा 1 से कट रहा है, और तीसरा अन्य संख्या से,
अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। और अभाज्य क्या हो गया, जो स्वयं से और एक से कटे। ठीक है, तो हमारा जो अपरिमेय संख्या होता है, एक तो वो हम सीधे शब्द में कह सकते हैं जो परिमेय संख्या नहीं है वो हमारा अपरिमेय संख्या है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या होता है उसका अंडर रूट जो होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को एक विशेष तरीके से पढ़ने के लिए दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये हम लोग का HCF निकालते हैं हम लोग इसके माध्यम से। यूक्लिड विभाजन परिमेय से HCF निकाला जाता है। ठीक है, इसमें दो संख्याएं होती है, एक A होती है और एक B होती है। जो A संख्या होती है वो B से हमेशा बड़ी होती है। और यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो नियम है वो है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पे जो R है हमारा या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये हमारा B से छोटा होगा। जो R है हमारा या तो 0 से कम होगा या 0 के बराबर होगा, या फिर जो R है वो B से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे जो हमारा R है वो शेषफल होता है, जो Q है हमारा भागफल होता है, जो R है वो शेषफल है, जो Q है हमारा वो भागफल होता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2-3 चरण इसमें होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं कुछ हम लोग। 5 और 3। ठीक है, दो संख्या हम लोग ले लिए 5 और 3। अब इसका क्या निकालना है, हमें HCF फाइंड आउट करना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय से पहले चरण में अगर हम चलते हैं तो हमारा A क्या है, चरण 1 5 हमारा A हो गया। 3 हमारा जो है वो B होता है, तो B हो गया। अब 3 का कितने बार करेंगे, तो 1 टाइम में करेंगे तो 3, और शेषफल कितना बचा 2। अब क्या हमारा हो गया चरण 2। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 से कितनी बार करेंगे, 1 बार करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये चरण 3, यहाँ पे अब 2 आता है और बराबर में 1 गुने 2 प्लस 0। इस यूक्लिड विभाजन परिमेय के हिसाब से A के जगह पे तो 2 आ गया लास्ट चरण में, B के जगह 1 आ गया, Q के जगह 2 आ गया और R के जगह 0 आ गया है। जहाँ पे R के जगह 0 आ जाएगा वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, B बराबर 1, HCF बराबर 1। ये जो हमारा हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बुक के तरफ। ध्यान से देखिए, बुक में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहली संख्या 135 और इसमें दूसरी संख्या 225। आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
प्रश्न संख्या 1 का जो 1 है उसको लेकर चलते हैं। ये कह रहा है कि 135 और 225 ये दो संख्या दिया है, जिसको बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें हमारा a क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ी संख्या को हम लोग a मानते हैं, तो 225 और हमारा b क्या हो जाएगा 135। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a के जगह तो हम 225 रख लेंगे, b के जगह 135। अब इसका जो हम लोग करेंगे भाग देना पड़ेगा हमें, और भाग भी हम लोग बैक पेज पे नहीं करेंगे, ऐसे जैसे बना रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। तो 135 से अगर हम 225 में भाग देते हैं तो ये 1 टाइम में जाएगा 135, ये 0 होगा और यहाँ पे 9 आएगा। 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया कट गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे 1 करेंगे और शेषफल क्या था हमारा 90। ये हमारा हो गया चरण 1। अब हम लोग का क्या होगा चरण 2। अब यहाँ पे जो हमारा b है, ये b आपको दिख रहा है, इसको हम पहले लाते हैं, यानी 135 इज इक्वल टू जो हमारा ये r है वो b का स्थान ले लेता है। तो अब क्या करेंगे 90 से 135 में भाग देंगे, ये 1 टाइम में जाएगा 90। यहाँ पे आपका आया 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4, 45। तो ये 1 टाइम में गया और यहाँ पे 45 आया। अब सेम प्रोसेस चरण 3 में भी करेंगे। चरण 3 जो हमारा b के जगह पे है अब वो a का स्थान ले लेगा, 90 इज इक्वल टू जो हमारा r है वो b के स्थान पे आ जाएगा 45 इंटू। अब यहाँ पे क्या लिखना है उसके लिए आपको भाग देना पड़ेगा, ये हो गया 45, ये हो गया 90, 45 दूनी 90, ये आपका कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में जा रहा है और प्लस में 0 आ गया। अब अगर हम इस विधि के हिसाब से देखें तो b के स्थान पे भी कौन है 45 है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि b इज इक्वल टू 45 इसलिए HCF इज इक्वल टू 45 आंसर। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था 1.1 का, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पूरा पहले का सॉल्व रहा। दूसरे पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है इसका पहले का दूसरा है वो है 196 और 38220। देखिए 196 और 38220 इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग। ए जो है बड़ा वाला हो जाएगा 38220 38220 और बी जो है 196 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका सूत्र कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमारा a कितना है यहाँ पे 3
38,220 38,220 यानी 38,220। बी के स्थान पे क्या आ जाएगा 196। अब इसका क्या करेंगे, वापस फिर से भाग देंगे हम लोग, और ये भाग यहीं पे देंगे, फ्रंट पेज पे, मतलब कि सामने ही देंगे, ताकि एग्जामिनर को भी दिखे कि हाँ जो बच्चा ये बना रहा है उसको भी ये इसकी पूरी विधि पता है। सबसे पहले ये आपका 19 दूनी 38, 612 करेंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 382 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम में इसको ले जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आएगा 196, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 और 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1, 186, ऊपर से 2 आएगा। अब ये हमारा लगभग देखें तो 1860 यानी 200 के पास हमारा ये है, और ये 1800 प्लस है, तो 19 2 9 18, 9 बार में ले जाएंगे, 9 छक्का 54 का 4, हाथ में लगा 5, 9 81 और 5 86 के 6, हाथ में लगा 8, 9 8 17 यानी 1764। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, ये 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब ऊपर से आ जाएगा 0, इसको ले जाएंगे 6 बार में, सॉरी 5 बार में जाएगा, 5 छक्का 30 और 19 5 95 और 3 98, ये तो एक बार में ही कट गया। ये आपका हो गया 195, और यहाँ पे आर क्या बचा 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है हमारा, तो आर के जगह पे 0 लिखेंगे हम लोग। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रथम चरण था, प्रथम चरण। ये जो हमारा मैथ है प्रथम चरण में ही सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे चूंकि b इज इक्वल टू 196, इसलिए HCF बराबर 196, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये रहा हमारा पार्ट 2। अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट 3 पे। वन का पार्ट 3 कहता है 867 और 225, हमारे पास दो संख्याएं हैं 867 और 225। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आठ सौ सड़सठ और 255, इसमें हमारा ए हो जाएगा 867 क्योंकि ये बड़ा है, और बी हो जाएगा 255। अब वापस इसमें फिर से हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसी चीज़ का ये डिमांड किया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें लेंगे चरण 1, ए की जगह पे 867, बी के जगह पे 255, लेकिन क्यू और आर के जगह पे क्या रखेंगे उसके लिए हमें वापस यहाँ भाग देना पड़ेगा। 255 से 867 में भाग देंगे, ये हमारा 250 के करीब है और ये 900 के करीब है, तो 3 टाइम्स में इजीली चल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 15 के 5, हाथ में लगा 1, 15 और 1 16 की 6, हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6 7, ये ऊपर से 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आया, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1, 102। यानी कि यहाँ पे 3 करेंगे और आर के जगह पे लिखेंगे 102। अब यहाँ पे हमारा आएगा चरण 2। चरण 2 में आने के बाद से जो हमारा बी है वो एक आध स्थान ले लेता है, यानी
55 बराबर जो r है वो b का स्थान ले लेता है 102। अब ये कितने बार में जाएगा, 102 से भाग देंगे 255 में, ये हमारा 2 बार में चल जाएगा 204। यहाँ पे आया 1, यहाँ आया 5, यानी 2 बार जाने के बाद से हमारा शेषफल बचा है 51। अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ है, तो अब क्या करेंगे, चरण 3 जो b के स्थान पे था वो a के स्थान पे आ जाएगा, यानी 102। जो r था वो b के स्थान पे आ जाएगा 51। अब क्या करेंगे, 51 से हम लोग भाग देंगे कितने में, 102 में, ये आपका जाएगा 2 बार में हो जाएगा 102, यानी ये कट गया और शेषफल क्या हो गया हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए b के स्थान पे क्या आ गया है 51, तो चूंकि b इज इक्वल टू 51 इसलिए HCF बराबर 51, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट का तीनों का आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक होता है। कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 NCERT का ये हिंदी है, इसका इंग्लिश वर्जन भी जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये सारे कुछ आप हमारे एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं, ज्ञान अवलोकन। आप प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कीजिए या फिर हमारा वेबसाइट www.gyanavlokan.com विजिट कीजिए, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ये तीनों रूपों को बोला है कि इस रूप में कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो इस रूप में होगा। तो सबसे पहले सोचने वाली बात यह है इसमें अगर हमारा जो Q है ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पे b दिया है 6। अगर आप ध्यान से देखें तो b क्या दिया है, 6 दिया है। तो जब b 6 है तो r क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेंगे, माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, या ये भी कह सकते हैं हम लोग कि b से बड़ा है। तो ये तो कंफर्म है कि अगर हमारा a जो एक कोई भी पूर्णांक होगा a, तो वो b से बड़ा ही होगा जब उसके पास ऑप्शन है कि
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए जो हमारा होगा हमेशा बी से बड़ा होगा क्योंकि क्यू और आर इसमें ऐड होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूँकि b इज इक्वल टू 6, इसलिए r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इतने ऑप्शंस हो जाएंगे। अब अगर इसको ध्यान से हम लोग देखें तो हमारे पास कितना ऑप्शन मिल गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऑप्शन मिले हैं। हम लोग इस पे कुछ स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले 0 को लेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, केस 1। यहाँ पे हमारा क्या बना, केस 1। अब जो केस 1 बना है इसमें हमारा r क्या हो गया, 0, b कितना दिया है, 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6q। अब ये जो एक है हमारा जो 6q आया है ये एक सम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि q कोई भी पूर्णांक हो अगर उसमें 6 से गुणा करेंगे तो वह सम संख्या बन जाएगा। इसलिए 6q एक सम संख्या है। अगर आपको इसमें समझना है तो आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 हमारा सम संख्या हो गया, 6q की जगह पे हम देखें अगर तो 6 हमारा सम संख्या हो गया, और इसके जगह पे हम कोई भी विषम पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं तब भी 18 आएगा। 6 में हम अगर ले लेते हैं 5 तब भी ये 30 आएगा। अगर 6 में ले लेते हैं 7 तो भी ये 42 आएगा। यानी कि कोई भी हम विषम पूर्णांक इसमें रख लें, हमारा क्या आएगा, हमेशा आंसर सम पूर्णांक में ही आएगा। ठीक है। अब केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2, यहाँ पे हमारा r कितना है, 1, b तो 6 एज यूजुअल है। अब अगर हम इसको देखें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये तो हमारा सम संख्या पहले से था और इसमें अब ये क्या जुड़ गया, विषम संख्या। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे चूंकि q एक सम संख्या है और इसमें 1
जोड़ने पर यह विषम संख्या बन जाएगा। इसलिए 6 क्यूब प्लस 1 एक विषम संख्या है। हम लोग कर रहा है ये केस 1, केस 2। अब केस 3 को देखते हैं। केस 3 को देखते हैं। यहाँ पे r को 2 मानना है, b तो हमारा 6 है। ये अब क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। अब ये हमारा जो था सम संख्या है, ये भी हमारा सम हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम संख्या आएगा। इसलिए 6 क्यूब प्लस 2 एक सम संख्या है। अब हम लोग देखते हैं केस 4। इसमें r को 3 मानना है, b को 6 मानना है। इसमें भी सेम चीज़ प्रोसेस फॉलो करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। अभी देखिए हमारा एक क्यू 6 क्यू क्या था, एक सम संख्या था। 3 क्या है, विषम संख्या है। तो सम और विषम जब ऐड होगा तो संख्या क्या आएगा, विषम संख्या। इसलिए 6 क्यू प्लस 3 एक विषम संख्या है। अब हम लोग करेंगे केस 5। r क्या हो जाएगा हमारा 4, b हमारा हो जाएगा 6। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें हमारा a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4। अब यहाँ पे 6 क्यू हमारा क्या था, 6 क्यू हमारा एक सम संख्या था, और 4 क्या है, ये भी एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 6 क्यू प्लस 4 एक सम संख्या है। अगला हमारा आ जाएगा केस 5 हो गया था। अब हम लोग आ गया केस 6।
r इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। इसमें भी हम लोग का सेम प्रोसेस फॉलो होगा। यहाँ भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। आप लोग को इतना विधिवत समझाया इसलिए जा रहा है ताकि आपका एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज भी कर दे तो भी कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, आप सॉल्व करके आए। ठीक है, ये क्लासेस स्टार्ट करने का मतलब ये था कि मैथ में 100 में मिनिमम आपका 90 मार्क्स आना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे। कुछ वीडियोज़ अगर फास्ट हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए स्लो किया जा सके। ठीक है, और आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। अब यहाँ पे 6 क्यूब क्या है आपका एक सम संख्या है और 5 क्या है विषम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे विषम संख्या। तो ये हमारा जो है हम लोग केस 1 में देखें कि हम लोग का सम संख्या आया हुआ था, केस 2 में विषम संख्या आया हुआ था। अगर आप देखें तो केस 2 में हम लोग का विषम संख्या आया हुआ था, केस 3 में सम संख्या आया हुआ था, केस 4 में विषम संख्या आया हुआ था, केस 5 हम लोग का फिर से सम संख्या हो गया था और केस 6 जो है वो विषम संख्या हो गया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसलिए या इसलिए नहीं देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः